तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो सब जानते ही हैं। प्रोबेबिलिटी में एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग। सवाल में अपन को प्रयोग बताया हुआ होता है, चाहे वो एक सिक्का उछालना हो, दो सिक्के उछालना हो, पासा फेंकना हो गया, बॉक्स में अलग अलग कलर की गेंदें पड़ी हैं, उनमें से गेंदों को निकालना हो गया। प्रयोग जो भी होगा ये अपन को सवाल में बताया हुआ रहता है। ठीक है, तो प्रयोग या एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें ऐसे है कि एक ऐसा प्रयोग है जिसके बहुत सारे परिणामी हो सकते हैं। ठीक है, उनको अपन ये बता सकते हैं कि ये प्रयोग करने पे ये परिणामी आ सकते हैं, लेकिन उन परिणामियों में से कौन सा आएगा ये अपन को पता नहीं है, ये अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपन प्रयोग करते हैं, प्रयोग है अपन का सिक्का उछालना, तो अपन कह सकते हैं कि या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, इनके अलावा और कुछ आ नहीं सकता। पर अपन निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिक्का उछालना हो गया या पासा फेंकना हो गया। ऐसे सवाल में एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी दे सकते हैं, दिया हुआ होता है ये। ठीक है, अगर अपन एक पासा फेंकते हैं तो कौन कौन से आउटकम मिल सकते हैं अपन को? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे पर 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, अगली चीज़ है अभिप्रयोग एवं घटना। ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल को बोलते हैं अभिप्रयोग और इवेंट को बोलते हैं घटना। ठीक है, अब ये अपन खुद डिफाइन करते हैं। जैसे अपन ने बोल दिया कि इवेंट है अपन का, या इवेंट अपन लें पासा फेंकना, उदाहरण के लिए अपन का प्रयोग हो गया। तो अपन इवेंट लें कि हेड आना। ठीक है, ये अपन खुद से लेते हैं, हेड आना लें, टेल आना ले सकते हैं। पासा फेंकना अगर अपन प्रयोग लें तो अपन बोल सकते हैं कि एक आना एक घटना है, दो आना एक घटना है। ठीक है, पासा फेंकने में अपन एक इवेंट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सम संख्या आना। इवेंट क्या लेंगे ये डिपेंड करेगा सवाल क्या है। ठीक, अभिप्रयोग का मतलब भी प्रयोग जैसा ही है, बस इसमें ये है कि एक ऐसा ट्रायल होता है, एक ऐसा प्रयोग जिसके बहुत सारे जो परिणामी हैं उनमें से कोई एक न एक परिणामी अवश्य रूप से प्राप्त होता हो, उसको अभिप्रयोग बोलते हैं। पर परिभाषाओं से कोई मतलब नहीं। इवेंट पे ध्यान दो कि इवेंट क्या होंगे। जितने भी अपने आउटकम है उन सब में से अपन इवेंट को चुनते हैं। सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन को इवेंट क्या लेना है, क्या सवाल पूछ रहा है, इस तरीके से। अगला है निशेष घटनाएं। निशेष घटनाएं या एक्सहॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो जैसे कोई ट्रायल है, उस ट्रायल के बहुत सारे परिणामी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पासा फेंकना है, ये अपन का ट्रायल हो गया। ठीक, अब इस ट्रायल में बहुत सारे इवेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है,
तो इन सभी आउटकम का अपन सेट बना लें। तो सभी आउटकम का सेट कौन सा हो गया? 1 से लेके 6 तक का। अब इस सेट से बाहर अपन को कोई आउटकम नहीं मिल सकता, मतलब जो परिणाम मिलेगा अपन को पासा फेंकने पर वो इसी सेट से मिलेगा। तो इनको बोलेंगे अपन निशेष घटनाएं। 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना। ठीक है। घटनाएं दूसरे तरीके से भी डिफाइन हो सकती हैं। ठीक है। तो ये पूरा सेट हो जाएगा निशेष घटना होगा। इन सभी को बोलेंगे अपन निशेष स्थितियां। किसी अभिप्रयोग या ट्रायल की सभी संभव स्थितियां। ठीक है। चलो एक और उदाहरण लें। उदाहरण के लिए 2 सिक्के उछाले जाते हैं। तो अपन को एक ऐसा सेट बनाना है जिससे बाहर कोई भी आउटकम नहीं जाए। अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो हो सकता है पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पे हेड और दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों सिक्कों पे टेल आए। तो ये हो जाएंगी अपन की निशेष स्थितियाँ। निशेष स्थितियाँ या निशेष घटनाएं, इनको बोलेंगे अपन। अगला है अनुकूल। अनुकूल स्थितियाँ या अनुकूल घटनाएं एक ही बात है। एक बार इसी पे ध्यान दो। ये अपन की कुल स्थितियाँ हो गई। अब मैं कहूँ कि मेरे पास एक घटना है कि कम से कम एक हेड आना। ठीक है। ट्रायल क्या था अपना कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं। ये उनकी कुल स्थितियाँ हो गई, निशेष स्थितियाँ हैं, कुल स्थितियाँ जिनसे बाहर कोई आउटकम नहीं जाएगा। घटना ली मैंने कि कम से कम एक हेड आए। तो इस घटना के जो अनुकूल स्थितियाँ होंगी ये होंगी। यहाँ पे 2 हेड है तो हाँ कम से कम एक हेड आना चाहिए। अगर 2 हेड आ रहे तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी कम से कम एक हेड आ रहा है तो अगली अनुकूल स्थिति हो जाएगी पहले पे हेड दूसरे पे टेल। यहाँ पर भी कम से कम एक हेड आ रहा है तो पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। ये वाली स्थिति अनुकूल स्थिति नहीं होगी क्योंकि अपन को चाहिए कि कम से कम एक हेड आए। यहाँ पर तो एक भी हेड नहीं आ रहा। तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई। अनुकूल स्थितियाँ हो गई 1, 2 और 3। ठीक है। अगला ले सरल घटना या सिंपल इवेंट। इनको बोलते हैं अपन फेवरेबल इवेंट। अनुकूल स्थितियाँ अनुकूल घटनाओं को बोलते हैं अपन फेवरेबल इवेंट्स। इनकी अंग्रेजी भी याद रखनी है। सिंपल घटना का मतलब ये है कि किसी ट्रायल में कोई एक ही घटना घटित हो। तो किसी अभिप्रयोग में एक समय में
एक ही घटना घटित हो, जैसे जब अपन सिक्का फेंकते हैं तो एक टाइम पे या तो हेड आता है या टेल आता है। जैसे अपन पासा फेंकते हैं तो पासा पर कोई एक ही अंक आता है, जैसे पासा फेंकना। पासा फेंकने पर एक अंक आना। पासा फेंकना अपना अभिप्रयोग हो गया और घटना आ जाएगी जो भी पासे पर नंबर आएगा। ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड इवेंट। जब एक समय पर एक से ज़्यादा घटना घटित हो, जैसे पासा फेंका, ठीक है, और यदि सम अंक आए तब सिक्का उछालना। ठीक है। यहाँ पे अपन दो या दो से ज़्यादा घटनाओं को, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तब उनको बोलते हैं अपन कंपाउंड इवेंट। डेफिनेशन में समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि अपन को एकदम रट के रखनी है। अब ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र घटनाएं। इंडिपेंडेंट इवेंट। स्वतंत्र घटनाओं से मतलब है कि दो घटनाएं हैं, दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं कि दो घटनाएं इस प्रकार से कि एक के घटित होने से दूसरी घटना का घटित होना अप्रभावित रहे। ठीक है। जैसे अपना प्रयोग है कि एक सिक्का तथा एक पासा फेंकना, एक सिक्का उछालना तथा एक पासा फेंकना। अब सिक्के पर जो भी आउटकम आएंगे, इन घटनाओं का आना तथा पासे पर घटित होने वाली घटनाओं का, चाहे वो अपन कोई सी भी लें, ये दोनों आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। सिक्के के उछालने का पासे के फेंकने से कोई लेना देना नहीं। इसके विपरीत एक होती है आश्रित घटनाएं। आश्रित घटनाएं या डिपेंडेंट इवेंट। ये इसके जस्ट अपोजिट है कि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को प्रभावित करे। जैसे जैसे कोई ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना, ये अपन की पहली घटना हो गई, तथा
बिना मिलाए, बिना वापस मिलाए, मतलब बिना वापस उस निकाले गए पत्ते को गड्डी में बिना वापस डाले दूसरा पत्ता निकालना। अब दूसरा पत्ता निकालने वाली घटना पे पहले वाली घटना का प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएंगी आश्रित घटनाएं। एक होती है अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये घटनाएं ऐसे होती हैं कि यदि एक घटित होगी तो दूसरी घटित नहीं होगी। ठीक है, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित ना हो सके, ऐसी घटनाओं को अपन बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे अपन एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आना और टेल आना ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि सिक्के पर या तो हेड आएगा और या तो उस पर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सांप्रदायिक घटनाएं हैं। सांप्रदायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की संभावनाएं एक समान हो। जैसे अपन कोई सिक्का उछालते हैं तो उस पर हेड आना या टेल आना दोनों बराबर है, बराबर पॉसिबल है, तो इन घटनाओं को बोलेंगे अपन सांप्रदायिक घटनाएं। तो यहाँ तक की डेफिनेशन है, बस इतना है कि थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए, और कुछ खास नहीं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिदर्श समष्टि। जब भी कोई सवाल दे रखा होता है प्रोबेबिलिटी का, तो अपन को एक प्रयोग के लिए, जो भी प्रयोग सवाल में दे रखा हो उसके लिए सैंपल स्पेस बनाना होता है। जब तक सैंपल स्पेस सही से नहीं बनता अपन आगे नहीं बढ़ते, ऐसे मान के चलो। सैंपल स्पेस ये है कि कोई भी प्रयोग अपन करें तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम हो उन सबको एक सेट में लिख दें अपन। जैसे अपन 3 सिक्के उछाल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तीन सिक्के उछाले जाते हैं, ये अपन का प्रयोग हो गया। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा जितने भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं उन सब का सेट। 3 सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो हो सकता है पहला भी हेड हो, दूसरा भी हेड हो और तीसरा भी हेड हो सकता है पहला हेड हो, दूसरा हेड हो और तीसरा टेल हो सकता है पहला हेड हो, दूसरा टेल हो और तीसरा हेड हो। ठीक है, हो सकता है पहला हेड हो, दूसरा टेल हो और तीसरा भी टेल हो, या हो सकता है कि पहला टेल हो, दूसरा हेड हो और तीसरा हेड हो, या हो सकता है कि पहला टेल हो, दूसरा हेड हो और तीसरा टेल हो, या हो सकता है पहला हेड हो, दूसरा टेल, पहला टेल हो, दूसरा टेल हो और तीसरा हेड हो, या हो सकता है कि पहला टेल हो, दूसरा टेल हो और तीसरा भी टेल हो। ठीक है, इसके अलावा भी कोई और पॉसिबल केस बनता है क्या? तो 3 सिक्कों को उछालने पर जो पॉसिबल केस बनते हैं वो ये 8 केस बनते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितने हैं अपने? सैंपल स्पेस के टोटल जो एलिमेंट होते हैं, इनके जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट है
ये अपन के टोटल आउटकम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम कितने हुए 8। अब जो भी इवेंट अपन को दे रखा है उसके अपन फेवरेबल आउटकम देखेंगे और अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब यहीं पे समझो कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए यही प्रयोग लें अपन, 3 सिक्कों का उछाला जाना। ये प्रयोग हो गया। प्रयोग इस प्रयोग का सैंपल स्पेस हो गया ये, ठीक है। अब अपन पूछ रहे हैं कि कम से कम वापस से सुनो, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम सिंपल स्पेस के जो टोटल एलिमेंट है उनका नंबर हो जाएगा टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम है अपने पास में 8 और फेवरेबल आउटकम कितने हैं। ऐसे आउटकम सेलेक्ट करने हैं अपन को जिनमें कम से कम 2 हेड आ रहे हों। तो इसमें 3 हेड आ रहे हैं तो ठीक है, कम से कम 2 चाहिए अपन को। इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 1 हेड आ रहा है, अपन को चाहिए कम से कम 2। इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1 भी नहीं। तो फेवरेबल आउटकम है अपने 1 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी इक्वल फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम है 4 और टोटल आउटकम है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी के इस सूत्र को हर कोई जानते हैं कि प्रायिकता बराबर घटना ए के पक्ष में परिणामों की संख्या या स्थितियों की संख्या बटे कुल निशेष स्थितियाँ। तो अपन ने देखा कि घटना ए के पक्ष में, ये घटना ए है जो अपन को सवाल में दे रखी होगी। प्रयोग अपन को सवाल में दे रखा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं। घटना है अपन की कि कम से कम 2 सिक्के आए, 2 हेड आए। तो घटना ए के पक्ष में, घटना ए क्या है, कम से कम 2 हेड का आना। तो इस घटना के पक्ष में फेवरेबल आउटकम है 1 2 3 और 4। इन्हीं 4 आउटकम में कम से कम 2 हेड आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा आ सकते हैं पर कम से कम 2 तो आने चाहिए। और टोटल आउटकम हो जाएंगे कुल निश्चित स्थितियों की संख्या। तो सैंपल स्पेस में देखो, सैंपल स्पेस सभी एक्सहॉस्टिव इवेंट्स जो होते हैं उन सभी का सेट होता है। जितनी भी एक्सहॉस्टिव इवेंट हैं इनके अलावा और कोई घटना और कोई आउटकम नहीं आना चाहिए। मतलब जितने भी आउटकम आ सकते हैं उन सभी का सेट, ये होगा सैंपल स्पेस। ठीक है, इन्हीं को अपन निश्चित घटना भी बोलते हैं। कुल संभव सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं 8। ये टोटल हो गया, फेवरेबल हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी होगी ए के पक्ष में अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इसमें इतना है कि सवाल में फेवरेबल इवेंट, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम ये अपन को काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी का सवाल दिया तो जहाँ तक प्रोबेबिलिटी के सवाल से ज़्यादा इनके जो रूल वगैरह होते हैं ना, उनके सवाल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सभी चीज़ें देखनी पड़ेंगी।
इसको लिखते हैं अपन घटना ए की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या घटना ए की प्रायिकता। ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अगर कोई इवेंट है जो निश्चित घटना है कि वो तो घटित होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो घटित हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। इनको बोलते हैं अपन श्योर इवेंट, और ये होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। ए के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है कि घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल 1। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। सीधी सी बात है कि कोई भी घटना है वो या तो घटित होगी और या तो घटित नहीं होगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। एक ऑड को भी देखो, ऑड होता है संयोगानुपात। ठीक है। इसको इतना सा याद रखो कि कुल निशेष स्थितियां माना कि n है, मतलब सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम है वो है n। ठीक है। घटना ए के पक्ष में, घटना ए के पक्ष में स्थितियां हैं m, तो ए के नहीं घटित होने के पक्ष में देखो कुल घटनाएं हैं n, ए के पक्ष में घटित होने वाले परिणाम है m, तो ए के पक्ष में, ए के नहीं घटित होने के पक्ष में कितने हुए? n माइनस m। ठीक है। जैसे मान लिया कि टोटल स्थितियां हैं 10, 10 में से 4 स्थितियां ए के पक्ष में है, तो ए नहीं के पक्ष में कितनी होंगी? 6 होंगी। 10 माइनस 4। ये चीज़ें अपन को कैलकुलेट करनी है, पहले एक बार देखनी पड़ेंगी। फिर यहाँ ये जो लाइन है इसको ये एज इट इज़ पूछी जाती है कि घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात, क्या होगा? तो घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात होता है ए के पक्ष में परिणामों की संख्या और ए नहीं के पक्ष में परिणामों की संख्या। तो घटना ए के घटित होने के पक्ष में अगर m परिणाम है, घटना ए के घटित नहीं होने के पक्ष में n माइनस m परिणाम है, तो इनके संयोगानुपात होगा m अनुपात n माइनस m। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। कुल मिला के जिसके बारे में, जिसके पक्ष में पूछा जाए उसको अपन पहले लेंगे और उसका अपोजिट लेंगे बाद में। जैसे अगर यही पूछे कि घटना ए के विपक्ष में, घटना ए के विपक्ष में संयोगानुपात पूछे, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं घटना ए नहीं के पक्ष में, एक ही बात है। तो घटना ए के विपक्ष में टोटल परिणाम कितने हैं? n माइनस एम, और इसका अपोजिट मतलब ए के पक्ष में कितने हैं? m, तो इनका संयोगानुपात ये हो जाएगा।
इस तरीके से। कुछ नोटेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, इसका क्या मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, या इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों एक ही बात है। इनको बोलते हैं अपन घटना ए या बी में से घटना ए या बी में से कम किसी एक का घटित होना। प्रोबेबिलिटी ऑफ घटित होने की प्रायिकता। जैसे दो घटनाएं हैं ए और बी, तो ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का मतलब है ए या बी दोनों में से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता। जैसे अगर अपन प्रयोग ले सिक्का उछालना, घटना ए को ले अपन सिक्के पर एक आना, घटना बी ले अपन सिक्के पर दो आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी हो जाएगी कि सिक्के पर एक या दो के आने की प्रायिकता, या तो एक आ जा या दो आ जा। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनको याद रखना है। प्लस मतलब यूनियन, अगर डॉट मतलब इंटरसेक्शन। इसका मतलब है ए तथा बी, घटना ए तथा बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। ए प्लस बी का तो मतलब है या तो ए घटित हो जा और या तो बी घटित हो जा। यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर है कि दोनों घटित होनी चाहिए, घटना ए भी घटित होनी चाहिए और घटना बी भी घटित होनी चाहिए। घटना ए तथा बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, एक एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता की योग प्रमेय। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अगर इसी को दूसरे नोटेशन में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस को लिखते हैं अपन यूनियन, तो ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ऐसे है जैसे वेन डायग्राम बनाए, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। अपन को निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा। तो जब अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जोड़ेंगे तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, कॉमन जो पार्ट है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन भी, ये दो बार काउंट होगा। जब अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी को जोड़ा तो ए यूनियन बी के लिए ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट दो बार काउंट हुआ, एक बार ए में दूसरे बार बी में, तो इसको अपन एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट, जैसे ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, और अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं, जो एक साथ घटित नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा,
ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं कि अगर ए घटित होगा तो बी घटित नहीं होगा, और अगर बी घटित होगा तो ए घटित नहीं होगा। तो इन दोनों के साथ साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। ठीक है, अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0, तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पर अपन को पता है कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन कितना होगा? 0। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तब है जब ए और बी कैसे हों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी। ठीक है, इसी चीज़ को अपन n घटनाओं के लिए जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर a1 a2 अप टू an ये परस्पर अपवर्जी हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन अप टू an इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ an। ठीक है, प्रायिकता की योग प्रमेय अपन ने जो देखी थी वो देखी थी दो घटनाओं के लिए, ए के लिए और बी के लिए। इसको 3 घटनाओं के लिए भी देख सकते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। ठीक है, उसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट है सप्रतिबंध। प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको लिखते हैं अपन ए अपॉन बी से। अपना पूरा ध्यान लगाओ कि इस नोटेशन का मतलब क्या होता है। इस नोटेशन का मतलब है ए की प्रायिकता या ए की सप्रतिबंध प्रायिकता, ए की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना बी पहले से घटित हो चुकी है। इनको बोलते हैं अपन सप्रतिबंध प्रायिकता। अब सूत्र याद रखना है अपन को। अगर मतलब समझ में आ गया, अब सूत्र याद रखना है। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ऊपर हमेशा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, नीचे वो आएगा जो यहाँ पर नीचे है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका मतलब होगा घटना बी की प्रायिकता जबकि घटना ए पहले से घटित हो चुकी है। ऊपर वही ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में चाहे ए अपॉन बी हो चाहे बी अपॉन ए, ऊपर हमेशा ए इंटरसेक्शन बी आएगा और नीचे वो आएगा जो यहाँ पर नीचे है। ठीक है, यहीं से अपन छोटा सा और डेरिवेशन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक है,
इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड में इधर जा करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन प्रायिकता के गुणन प्रमेय, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ की जाती है। याद होने चाहिए ये सभी। ठीक है, अब जैसे ए तथा बी यदि स्वतंत्र घटनाएं हों तो ए तथा बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। घटना ए के घटित होने से घटना बी के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति में थोड़ा सोच के देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होना चाहिए। घटना बी घटित हो या घटित ना हो उसका ए पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है घटना ए की प्रायिकता जबकि बी पहले से घटित हो चुकी है। जब बी के घटित होने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ए के ही बराबर आना चाहिए, क्योंकि घटना बी के घटित होने से तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, सूत्र से ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से मिलेगा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसको चाहो तो आप अपोजिट तरीके से भी देख सकते हैं कि चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी, सूत्र से ए के घटित होने पर बी के घटित होने का कोई प्रभाव नहीं है, या बी के घटित होने से ए के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्रोबेबिलिटी बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कुल मिला के ये याद रखना है अपन को कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों तो इंटरसेक्शन इक्वल अलग अलग मल्टीप्लाई। ठीक है।